हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड सवाल किए थे। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल छूट गए थे क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, जिसके कारण हम बीच में ही सवाल को छोड़ना पड़ा था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को और कुछ जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग लेंगे और उसको करने के बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानेंगे। तो कल हम लोगों ने जो सवाल किया था वो सवाल वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सवाल को और उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आएंगे। उम्मीद है आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे। और आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के अंदर ही कुछ और सवाल करेंगे, जिसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। तो कंटिन्यू करते हैं सवाल को। और आप लोग को कल जो पढ़ाया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, जिसमें आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपने निकालना सीखा था और उसके फार्मूला को ड्राइव भी किया था, जो कि आपको बोर्ड में उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है, तो पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। रेसिस्टर्स की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम। इसको ट्राई कीजिए। चलिए यहां पे आप लोग देखेंगे, एक बार देख लें कैमरा सही है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर आप देखिए, अगर यहां से हम करंट का फ्लो करें तो आपको दिख रहा होगा एक करंट। सपोज कीजिए आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा रेसिस्टर्स पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में। यहाँ पर देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पे I1 का एक बता रहे हैं कैसे आपको चेक करना है। सपोज कीजिए I1 I2 करंट है, यही सेम करंट इसमें जाएगा। तो यानी कि आपको जो दिख रहा है 4 ओम और 2 ओम, ये क्या है, सीरीज में। तो हम इसको कह सकते हैं 4 ओम और 2 ओम को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 ओम हो गया। अब देखिए 6 ओम रेसिस्टर्स कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, देखिए तो ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 ओम है और ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ जाएंगे। ये ए और बी है, हो जाएगा ना। तो अब ये हो गया 6 ओम ऊपर वाला हो गया, 6 ओम नीचे वाला हो गया। तो अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा 6 × 6 अपॉन 6 + 6 यानी कि 36/12 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो सीरीज में होगा वहाँ पर
तो आपको मैंने कल बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में था, तो हम लोग 4 और 2 जोड़ दिए, उसके बाद हम लोगों ने आगे कंटिन्यू कर दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल आप लोगों को ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, और आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि कैसे सवाल सॉल्व होगा। तो अगला सवाल देखिए, ये हमारा है 6 ओम का रेसिस्टर्स, उसके बाद इस तरह से है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, आप लोगों को सोचना है कि कौन सीरीज में है, कौन कॉम्बिनेशन में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चंस वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। एक बार हम वैल्यू पुट कर देते हैं सारा का। ये 6 ओम है, ये ए पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट बी है। ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, ये नीचे में भी एक रेजिस्टर है, सॉरी, ये 4 ओम है, और ये 16 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है। तो वही पूछा है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखिए हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे इसको, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए यहां पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों रेसिस्टर्स जो है 8 ओम का और 8 ओम का, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसा रंग का सवाल कल भी किए थे हम लोग। तो ये दोनों सीरीज में है, तो 8 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये 16 जो है, अगर इस पॉइंट को अगर हम कुछ मान लें, सपोज कीजिए ए और बी मान लें, तो ये 16 ओम का रेसिस्टर और ये 16 ओम का रेसिस्टर, इस दोनों को मिलाकर के एक 16 ओम का रेसिस्टर होगा और एक 16 ओम का, दोनों एक ए और बी के बीच में आएंगे। दैट मीन्स दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो 16 ओम और ये 16 ओम, इसको हटा करके 16 ओम का रेसिस्टर लगाएंगे। तो 16 ओम और 16 ओम बोथ आर इन पैरेलल। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, आपको बताए थे कि 2 रेसिस्टर जब इक्वल होते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो यानी कि 16 16 इक्वल रेसिस्टेंस है, तो यानी कि 8 ओम हो जाएगा। तो इसको 16 ओम और ये जो 16 ओम होगा 8 ओम होगा। अब 8 ओम जो है, अब इसको अगर हटा दें, ये भी हट जाएगा, यहाँ पर ये सारा चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर वो 16 ओम क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये 8 ओम, अब देखिए यहाँ से, ये यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को माने, तो ये हमको 8 ओम और 4 ओम, ये हमको सीरीज में दिख रहा है। तो 8 4 12 ओम हो जाएगा। अब 12 ओम और 6 ओम फिर से पैरेलल में आ जाएगा। तो इस दोनों को हटा करके 12 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे। इस पॉइंट को अगर हम कुछ मान लेते हैं, सपोज कि ये सी मान लेते हैं, तो 8 4 12 ओम का रेसिस्टर ए और सी के बीच में आएगा। 12 और 6 फिर से पैरेलल में हो जाएगा। तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने क्या करेंगे, 12 गुना 6 प्लस 12 6 18, क्या होगा ना, 12 6 के 72 अपॉन 18, यानी कि 4 होगा। यानी कि यहाँ पर इस सब को हटा करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं 4 ओम का रेसिस्टर। अब देखिए 4 ओम में क्या है कि अगर हम इसको लिखें तो 4 ओम फिर से 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम फिर से क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो 8 ओम फिर से क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। यानी कि सबको हटा करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं 4 ओम का। अब देखिए ए और बी के बीच में ये दोनों आ गया, तो 6 ओम प्लस 4 ओम, तो क्या हो जाएगा, 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, 10 ओम आंसर होगा। समझ गए होंगे कैसे ट्रीट करते हैं सवाल को। चलिए आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा
तो आप करंट गुजार के भी देख सकते थे, कैसे करंट आप गुजारेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, आप लोग सोच सकते हैं इसको भी। चलिए देखिए, ये हमारा रेसिस्टर है, आप लोगों को सोचना है, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। और जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, उसके बाद आप जो कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इजी वे में निकाल लीजिएगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप करंट गुजार दीजिए। देखिए सेम करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, सीरीज में होगा। अगर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं तो पैरेलल में होगा, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में है तो पैरेलल में होगा। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए हालांकि और कई टाइप के सवाल आते हैं लेकिन बोर्ड में उतना पूछा नहीं जाता, इसलिए हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी करवा नहीं रहे। तो ये हमारा 4 ओम है, ये हमारा ये 12 ओम है, ये 12 ओम है, 4 ओम है, ये हमारा 12 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, और ये जो हमारा है ये 10 ओम है, ठीक है। और ये हमारा 3 ओम है। आपको वही पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी, आपको पता है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट निकालना है। फिर से देखिए, ये दोनों आपको दिख रहा होगा, इस दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल मानिएगा तो इस दोनों के बीच में है, कोई पॉइंट मान लीजिएगा तो ये दोनों पैरेलल में है। इस दोनों को हटा करके हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कितना होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। आराम से सोचिए, 12 ये दोनों पैरेलल में है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 12 प्लस 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 अपॉन 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, होगा। इस दोनों को हटा करके 3 ओम लगाएंगे तो ये 3 ओम और 3 ओम किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। 3 ओम सीरीज में आएगा। 3 ओम 6 ओम 3 ओम किस में आ जाएगा, सीरीज में आएगा। आएगा नहीं आएगा, एक बार सवाल को चेक कर लेने दीजिए। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग मिस्टेक कर गए हैं, सॉरी। सवाल यहाँ पर और कुछ कहता है, सवाल यहाँ पर ये भी है, हाँ, अब देखिए, चलिए तो ये हो जाएगा 3 ओम 6 ओम हो गया। यहाँ का रेसिस्टर्स भी 12 ओम है, ठीक है। तो 3 ओम 6 ओम और 6 ओम और 12 ओम फिर से किस में आएगा, पैरेलल में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो 3 ओम और 6 ओम दोनों, यहाँ से 3 ओम आया, 3 ओम, ये दोनों सीरीज में 3 3 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम और 12 ओम फिर से पैरेलल में आ जाएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच में आ गया, तो यानी कि हो जाएगा 6 ओम 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, बरछा के 72 अपॉन 18, यानी कि 4 ओम। मतलब इस पूरे को हटा करके हम 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, जो कि इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। इस पूरे को हटा करके अगर हम लगाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, आप देख लीजिए। ये हमारा इस समूह को आप हटा करके हम लगाएं तो ये 4 ओम का रेसिस्टर बचेगा और कुछ इस प्रकार की कहानी बचेगी, और यहाँ पर हमारा बचेगा
ठीक है, कुछ इस तरह से बचेगा। यानी कि हमारा इस पूरे को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ओम बचेगा। ठीक है, तो 4 ओम ये हो जाएगा, 10 ओम ये हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम हो जाएगा। अब इस दोनों को देखिए तो ये दोनों क्या आएगा, सीरीज में आएंगे तो 6 4 10 ओम हो जाएगा, और 10 ओम और 10 ओम किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। तो ए और बी हमारा है, तो 10 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा, पैरेलल में आएगा। 10 ओम दोनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। राइट इट। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 ओम आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टेंस बोर्ड में नहीं पूछेगा, तब भी प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक और। चलिए ये ए है, बी है। फिर से पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। चलिए इसको देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहां से करंट भी फ्लो कीजिएगा, सिंपल सा सोचिए, यहां से आपका इसको आप कोई पॉइंट मान लीजिए, सपोज कीजिए ए, और सपोज कीजिए यहाँ पे ए भी है। यहाँ पर अगर हम इसको पी क्यू मान लें, सपोज कीजिए, तो ये दोनों देखिएगा पी और क्यू के बीच में है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से करंट जाएगा तो यही करंट इसमें आएगा। यानी कि 4 ओम और ये 4 ओम किस में है, सीरीज में है। तो 4 4 मिला करके हम 8 ओम कह सकते हैं, और वो जो 8 ओम होगा ये पी क्यू के बीच में ही आएगा, लेकिन पैरेलल में आएगा। तो 8 ओम और 4 ओम किस में हो जाएगा, 8 4। तो यानी कि सबको हटा करके अगर 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 8 प्लस 4 यही होगा ना। तो यानी कि हो जाएगा हमारा जो रेसिस्टर बनेगा 32/12। इस तरह से अगर हम बात करें तो इस सबको हटा करके अगर हम रेसिस्टर्स बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा 32/12। इसको काट कुट भी कर सकते हैं आप, तो 4 8 32 आप काट दीजिए, 4 3 12, 8/3 आ जाएगा। तो ये हमारा 4 ओम है और ये 4 ओम है। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो करवाइएगा तो सारा करंट ए से बी की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये दोनों सीरीज में है। तो 4 + 8 + 4 सारा जुड़ जाएगा, तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 4 3 12, 8 20 + 12, यानी कि 32/3 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप रेसिस्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक और सवाल देखिए। यहां पर देखिए इसको, इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेथड्स भी है, कई मेथड्स भी हैं। हम ज़्यादा भी नहीं करवा रहे हैं बिकॉज कि हमको बोर्ड का सिलेबस ख़त्म करना है, नहीं तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। ठीक है, सवाल करवाने के फिर दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए हम उतना ज़्यादा सवाल अभी करवा नहीं रहे। लेकिन फिर भी चलिए 6 ओम यहाँ पे है, 6 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम। लेकिन आप बोर्ड के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना सवाल सफिशिएंट है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आप बिहार बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना सवाल आपके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी वही क्या करना है, इसको सी ले लेते हैं हम लोग। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल सा ये दिख रहा होगा, यहाँ से अगर कोई करंट गुजार रहे हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पे 4 ओम 4 ओम 4, ये तीनों सीरीज में जो दिख रहा है तो 4 तिया 12 ओम हो जाएगा। 12 ओम और 6 ओम किस में आ जाएगा, 12 और 6 ओम क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकालें तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 12 प्लस 6 मतलब 72/18 यानी कि 4 ओम हो जाएगा। इस सब को हटा करके हम बी और सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसकी ये 6 ओम सीरीज में है, 12 ओम हो जाएगा। 12 ओम और 6 ओम को फिर से हटा करके हम क्या कर सकते हैं, तो 12/6, तो वही बात हो जाएगी। 12/6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 यानी कि 72/18, तो ये हो जाएगा 4 ओम। यानी कि कुछ फाइनल जो रेसिस्टर्स हमारा बनेगा ये हमारा बन जाएगा 4 ओम का रेसिस्टर्स, और यहाँ पे बन जाएगा 4 ओम का रेसिस्टर्स। ये हमारा पॉइंट सी था, ये हमारा पॉइंट बी था। ये दोनों आपको दिख रहा होगा, सीरीज में है तो सीरीज में आप जोड़ दीजिएगा तो 8 ओम हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, और बोर्ड में पूछा भी है क्वेश्चन। अभी बेसिकली हम लोग बोर्ड के लिए देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम सवाल पे नहीं देख रहे हैं, थ्योरी को हम ज़्यादा देखेंगे। आगे आपको थ्योरी पर ज़्यादा प्रीफर करेंगे हम, ताकि बोर्ड में आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन के चक्कर में बोर्ड के टॉपिक को उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं। तो हम लोग बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं अभी, आगे कंपटीशन के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है, इफ़ टू resistors are connected
if two resistors are connected in series, then equivalent resistance is 6 ohm। दो रेसिस्टर्स को क्या करे हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। बट एक बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है, बट व्हेन दे आर कनेक्टेड, in parallel, then equivalent resistance is 3 ohm। Calculate their individual resistance। Calculate their individual resistance। क्या कहता है, यहां से देखिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। दो रेसिस्टर्स को कनेक्टेड किया गया है सीरीज में। मान लेते हैं कि लेट, आप जैसे एग्जाम में आएगा तो आप बनाइएगा, लेट R1 एंड R2 बी टू रेसिस्टर्स। तो ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको दे रखा है R1, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 ओम। हालांकि ये कैपेसिटर में ऐसा सवाल करवाए थे, उसमें भी आपको पूछ सकता है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 ओम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन जब पैरेलल में, अगेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1, दो रेसिस्टर्स को जब कनेक्ट कीजिएगा पैरेलल में, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही बताया है ना। या फिर कोई कुछ बच्चा ऐसे करके कर सकता है, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। तो वही सेम चीज़ें हुई। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का। तो यहाँ पर आप देखिए, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिया हुआ है हमको। यहाँ से देखिए 6 ओम, 3 इंटू 6 ओम कर दीजिए तो 18 ओम हो जाएगा ये। यानी कि R1 इंटू R2 का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ से देखिए, R1 का है कि हमको R1 और R2 दैट मीन्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है। हम एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, आप लोगों को याद भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये लोग आप लोग पढ़े भी होंगे। या फिर आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो इसका एक रिवर्स भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, बच्चा को ये वाला फार्मूला कभी कभी याद रह जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला याद रह जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है माइनस 2ab करना है। इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला को पुट करना है और यहाँ पर यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। ठीक है, 4R1 इंटू R2, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अब इसको आप R1 प्लस R2 का तो आपको वैल्यू पता है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हमको दे रखा है कितना, 6। सॉरी, हम लोग मिस्टेक कर गए हैं क्या सवाल में, एक बार फिर से सवाल चेक कर लेने दीजिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सॉरी,
ये 16 ओम है, तो ये 16 हो जाएगा, वही हमको लग रहा था 48, तो ये 16 ओम हो जाएगा। 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 48 हम लोग निकालें। अब 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और 48 चौके कितना हो जाएगा, 192 होगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R1 और R2 माने हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, यानी कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आएगा ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि R1 जो है ग्रेटर देन है R2 का, ठीक है। तो यहाँ पे R1 अगर ग्रेटर देन R2 का लेते हैं तो R1 माइनस R2 इक्वल टू प्लस 8 हो जाएगा, है। तो इसको आप अगर R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये हो गया। अब ऊपर हम मिटा देते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पूछा है तो हम ये मान के चलते हैं कि R1, आप माइनस लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तब R2 को ग्रेटर मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक केसेज लेकर के सॉल्व कर जाते हैं। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू प्लस माइनस 8 आता है। हमने माना कि R1 ग्रेटर देन R2 है, तो R1 प्लस R2, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 ओम है, R1 माइनस R2 कितना है, 8 ओम है, यही है ना। अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 ओम, सॉरी 24 ओम। यहाँ से R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 ओम। सिमिलरली आप किसी में पुट कर दीजिएगा, तो आप पुट करके देखिएगा तो R1 R2 हमारा आ जाएगा। R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16 माइनस R1 कह सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में भी हम लोग पुट कर दिए, तो 16 माइनस R1, 16 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 4 ओम हो जाएगा। यानी कि R1 हमको पता चल गया 12 ओम और R2 हमको पता चल गया 4 ओम। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। लिख लिए, चलिए मिटा दें इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये करके आया हुआ है। सबसे पहली बात तो इस बात को समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा आज का टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में करंट चैप्टर में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस पढ़ा था। आपने देखा था कि रेसिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ऑल्सो रेसिस्टिविटी भी। और आपने ये देखा था ओम्स लॉ में भी कि ओम्स लॉ जो है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता था तो V प्रोपोर्शनल टू I होता, मतलब फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट होते थे। लेकिन वहाँ पर ओम्स लॉ में भी कुछ क्या हो, आपने एक्सेप्शन देखा था, जो कि टेम्परेचर की वजह से ही था। दरअसल बात यह है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने से उसके अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। व्हेन करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, देन हीट प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर, ठीक है। और वो हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो हीट करंट के फ्लो करने की वजह से होता है। दरअसल आप लोग जब करंट के फ्लो का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे कि करंट किस तरह से फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो आपने देखा था कि करंट का जो फ्लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। तो अब करंट का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है,
दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसकी वजह से वहां पर हीट का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वर्क डन करने के बाद क्या होता है, वह वर्क डन जो है वह हीट के फॉर्म में जो कि प्रोड्यूस होता है। तो हमें आप ये जान गए कि करंट के फ्लो होने से कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी के बारे में जूल्स ने बताया। ठीक है, जूल्स ने अपना 3 लॉ दिया जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक करंट है, ये करंट है, ये रेसिस्टर है, ये R रेसिस्टर्स है, इससे I करंट का फ्लो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात कीजिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसमें T टाइम तक करंट का फ्लो किया। ठीक है, अब आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी कंडक्टर इसके पोटेंशियल को अगर हम मान लें, इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं V। हैविंग पोटेंशियल, आपको पता है कि V इक्वल टू W/Q होता है, यानी कि W इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि W ये वर्क डन किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, Q इंटू V। अब Q I इक्वल टू होता है Q/T, आप लोग पढ़े होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि Q इक्वल टू हम IT लिख सकते हैं, यानी कि VIT हो जाएगा। W इक्वल टू VIT। ये जो वर्क डन किया जाता है, ये वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जाता है वह हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। हीट वो एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट कह सकते हैं आप। इसको हम H से लिखते हैं, H इज इक्वल टू VIT भी लिख सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूला का कई तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आप V को आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R, लिख सकते हैं ना। अगर V के बदले लिखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I इंटू I इंटू R इंटू IT, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। H इक्वल टू एक फॉर्मूला आपने जाना, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, I का वैल्यू अगर लिखें तो I का वैल्यू अगर लिखें तो V/R हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, यानी कि लिख सकते हैं V इंटू I को लिख सकते हैं V/R इंटू T, यानी कि V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी कि जनरली H इक्वल टू I स्क्वायर RT का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपने जाना कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वह वर्क डन हीट एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, I स्क्वायर RT। इस फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इफ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर फॉर ए टाइम T, then heat produced in that conductor
ओके, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसका वैल्यू क्या होता है I²RT। अब इन्हीं बातों को जूल्स ने लॉ के जरिए, अपने 3 लॉ के जरिए समझाया। हालांकि जूल्स लॉ का वेरिफिकेशन भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जूल्स लॉ, जिसको हम जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं, हेडिंग दीजिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हालांकि एक्सप्रेशन यही होगा H=I²RT, कोई बहुत बड़ा चीज होने वाला नहीं, बस इसी को उन्होंने बताया। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये लॉ पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए जूल्स gave 3 लॉ ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ देखिए उसका क्या है। फर्स्ट लॉ, हीट प्रोड्यूस इन एनी circuit is directly proportional to a square of current flow in that circuit if potential V and current flows in that सर्किट एट टी टाइम। ये फर्स्ट लॉ का, यानी कि हम इसको मैथमेटिकली अगर कहें तो उन्होंने क्या कहा, इसको देख लीजिए। मैथमेटिकली अगर इसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि H जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा I² का, स्क्वायर ऑफ द करंट व्हेन R एंड T आर कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ उन्होंने कहा। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या कहा, सेकेंड लॉ कहा हीट जो हो प्रोड्यूस होगा इन ए सर्किट heat produced in any circuit is directly proportional to resistance of that circuit if flowing current is
अप टू टाइम t, ठीक है, अप टू टाइम t। यानी कि दूसरा लॉ उन्होंने कहा कि h जो है प्रोपोर्शनल होगा r का, ये दूसरा है, व्हेन I and R are constant। नेक्स्ट तीसरा लॉ, थर्ड लॉ देखिए क्या कहा, हीट प्रोड्यूस्ड in any circuit is directly proportional to time when following current is I and resistance is R। ठीक है, यानी कि उन्होंने बताया, शायद नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिएगा, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, किसके, T के, मतलब जितना टाइम तक करंट फ्लो करेगा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हीट बढ़ते जाएंगे, टाइम बढ़ते जाएगा, हीट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो व्हेन R एंड T आर कांस्टेंट, ये इन्होंने तीन लॉ का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यानी कि अगर आप तीनों लॉ को मिला दीजिएगा तो आपने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा, तीनों लॉ को मिलाइए तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, यहां से आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यही बात जूल्स ने कहा, इसी को हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से। इस तरह से आप से पूछा जा सकता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस पे हम सवाल कर लेते हैं, कुछ एक सवाल कर लेते हैं। चलिए चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग, आज के क्लास को ख़त्म करते हैं उसके बाद। एक सर्किट दिया हुआ है,
6 ओम, 3 ओम, 1 ओम और 9 वोल्ट। ठीक है, हमने बताया कि जो रेसिस्टर्स है प्रत्येक रेसिस्टर्स में हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो हम लोगों का है वो क्वेश्चंस क्या है, इसको देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड हीट प्रोड्यूस इन ईच रेसिस्टर। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच रेसिस्टर। प्रत्येक रेसिस्टर्स में हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट कितना फ्लो करेगा वो निकालना है। टाइम भी पता चल गया, यानी कि हमको फॉर्मूला लगाना है H = I²RT। R तो हमको सबका रेसिस्टर्स पता है, किस रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और T भी हमको पता है। हमको निकालना क्या है? करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए आप देखिए 6 ओम और 3 ओम किस में है? पैरेलल में आपको दिख रहा होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कीजिएगा तो 6 × 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 6 + 3 यानी कि 18/9 कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा ना। अब ये 2 ओम और 1 ओम किस में हो जाएगा? अगर इस दोनों रेसिस्टर्स को हटा करके एक 2 ओम वाला रेसिस्टर लगा देंगे तो काम चल जाएगा। तो 2 ओम और 1 ओम किस में हो जाएगा? सीरीज में आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 मिलाकर के 3 ओम हो जाएगा। यानी कि आई जो इस करंट जो सप्लाई होगा, आप इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप बना सकते हैं। आप इसको अगर लैंग्वेज में लिख करके भी बना, देखिए कैसे बनाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 × 3 अपॉन 6 + 3 ये कितना हो जाएगा? 18/9 यानी कि 2 ओम। ठीक है, एंड अगेन 2 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, 2 and 1 ohm are connected in series। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या 2 ओम और 1 ओम का कितना होगा? जोड़ दीजिएगा आप, क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। अब करंट सप्लाई थ्रू 9 वोल्ट बैटरी से कितना हो जाएगा? यानी कि आप कहिएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं I = V/R इक्विवेलेंट। V हमारा 9 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना आया है? 3 आया है। तो यानी कि 9 × 3 क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अब यहाँ से देखिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अब आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। अब आप यहाँ पर अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप स्मार्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको इस दोनों में आप करंट निकालिएगा तभी आप हीट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 3 एम्पियर का करंट इस दोनों को मिलेगा। ठीक है, बट करके मिलेगा। अब देखिए आपको हमने बताया था I1 = I2 पिछले वीडियो लेक्चर में 1/R1
1:1/R2, इस रेशियो का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपको एक फार्मूला बताया था हमने, याद कीजिए, आपको अगर यहाँ पर करंट निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, तो R1 प्लस R2 अपॉन I इंटू I, यह फार्मूला का आप प्रयोग कीजिएगा। इसको मान लेते हैं हम सपोज के लिए थोड़ा देर के लिए R1, इसको मान लेते हैं R2, तो इससे जो करंट का फ्लो होगा तो आप देख लीजिए कितना होगा, 3/9 हो जाएगा। ये R1 3 हो गया, 3/9 इंटू 3, तो 3×3 = 9। आपको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए आप। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप अगर लैंग्वेज में जैसे लिखिएगा करंट फ्लोज थ्रू 6 ओम रेसिस्टर्स। आप लेट यहाँ ले लीजिएगा, R2 इज इक्वल टू, जैसे आपको एग्जाम में सवाल आएगा तो कैसे, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। यही माना है ना, ओ सॉरी R1 माना है इसको। चलिए R1 हो जाएगा ये और R2 हो जाएगा ये, इसको लेट किए हम लोगों ने। तो अब यहाँ से हम निकालें इसके करंट को भी हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा करंट यहाँ पर बैठा I1, यहाँ बैठा I1, ठीक है। तो यानी कि I2 इज इक्वल टू अब हो जाएगा 6 ओम से जो फ्लो करेगा वह होगा R1, इससे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन आप क्योंकि थ्योरेटिकली सवाल बनाइएगा, R1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू I, यानी कि R1 कितना है हमारा, R1 हमारा है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 इंटू 3, यानी कि 9/9, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब उसी तरह से सिमिलरली आप निकालिए, इसको मिटा देते हैं। अब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो अब यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, हीट प्रोड्यूस इन 6 ओम रेसिस्टर्स, इसको निकालना है। तो 6 ओम रेसिस्टर्स में हीट कितना प्रोड्यूस होगा, H इसको मान लेते हैं, H1 इसको मान लेते हैं, सपोज कीजिए I² RT, यही होगा ना। I हमारा कितना आया, 1 एम्पियर आया, 1 का स्क्वायर इंटू R हमारा कितना है, 6 ओम है, इंटू 1 मिनट के लिए यानी कि 60 सेकंड के लिए, यानी कि 360 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह आप करंट फ्लोज निकाल लीजिएगा 6 ओम रेसिस्टर्स में। अब हम ऊपर वाला मिटा दें तो आपको कोई दिक्कत, इस तरह से आप देखिए कैसे प्रोसीड कीजिएगा सवाल को। अगर आएगा आपको, ये सब क्वेश्चन आएगा, अगर बोर्ड की बात कीजिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपको आराम से बनाना होगा, इसलिए मैंने आपको बताया अगर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ जाते हैं तो। चलिए अब देखिए करंट फ्लोज थ्रू, अब निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप कैसे एग्जाम में लिखिएगा वो हम बता रहे हैं, कि हम सवाल सारा सवाल डायरेक्ट कर दिए थे, तो इसलिए आपको लिखने के लिए भी थोड़ा सा जानना चाहिए। करंट फ्लोज थ्रू 3 ओम रेसिस्टर्स, क्योंकि आपने जाना कि वो पैरेलल में है, तो यहाँ पर देखिए अब उसके लिए हमने क्या रखा है, अब I1 करंट फ्लो करेगा तो I1 इक्वल टू क्या करेंगे, R2 अपॉन, ये फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में बताएं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। नेट करंट जितना है, नेट करंट 3 एम्पियर है, यानी कि ये हमारा R2 कितना है, सॉरी R1 लिखना पड़ेगा ना, किस में निकाला है, 3 ओम, सॉरी 3 ओम में निकाला था R2, यानी कि R2 कितना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू कितना हो जाएगा 3, 3×3 = 9, 2 एम्पियर का करंट,
ठीक है, अगर आप ऐसे सोचते तो 3 एम्पियर का करंट आया था, 2:1 के रेशियो में बंटना था, तो 1 भाग इसको जाता और 2 भाग इसको आता ना, तो 2:1 यानी कि 2 एम्पियर, तो 1 भाग 3 एम्पियर का 2 भाग इसको आता, 2 एम्पियर आता, 1 भाग उसको गया। उस तरह से वो जो फार्मूला, वो जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था उससे आप कर सकते थे। अब हम निकाल लिए तो आप निकाल सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 ओम रेसिस्टर्स में क्या हो जाएगा, उसके लिए भी हम इसको H2 मान लेते हैं। I² RT, I कितना फ्लो किया है 3 का स्क्वायर इंटू R कितना है, ओ सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, R कितना है, R हमारा है 3 ओम है, 3 ओम ही है ना। टाइम कितना है 1 मिनट दिया हो यानी कि 60 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 छक 72, 720 जूल, यही होगा ना, 4 तिया 12 छक 72, 720 जूल। अब एक और रेसिस्टेंस बचा है, यही करंट यहाँ पर आ जाएगा 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं करंट फ्लोज थ्रू 1 ओम रेसिस्टर्स, तो इसको निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, ये तो नेट करंट ही होगा, जो कि यही करंट आपको आ जाएगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर यहाँ जुट करके 3 एम्पियर आ जाएगा। तो 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इज इक्वल टू 3 एम्पियर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तीसरे के लिए हीट प्रोड्यूस इन 1 ओम रेसिस्टर्स कितना होगा, H इज इक्वल टू I² RT, यानी कि H हमारा कितना है, H हमारा है, H नहीं I कितना है 3 का स्क्वायर इंटू R कितना है 1 है इंटू टाइम 60 सेकेंड, यानी कि 3 तिया 9 इंटू 60 यानी कि 540 जूल। यहाँ से आपने देखा कितना करंट फ्लो किया, 720 जूल करंट फ्लो किया। यहाँ से कितना करंट फ्लो किया, 500 सॉरी यहाँ से कितना 360 जूल फ्लो किया। यहाँ से कितना, सॉरी करंट नहीं हीट प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ 1 ओम से 540 जूल। इस टाइप को आप ऐसे आप सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए इस तरह से आप सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं, और सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इस थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। और बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको है कि टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप, जो बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, काहे कि बोर्ड में आप 2-3 महीने का समय है, 3-4 महीने का समय, आप जो भी बच्चे हैं आप बोर्ड के लिए कॉन्संट्रेट हो जाइए। और बोर्ड में क्या होता है, थ्योरी आपको लिखना पड़ता है, लैंग्वेज आपको लिखने पड़ते हैं। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, तो लैंग्वेज आप बुक पढ़िए, और जो भी थ्योरी है उसको लिखने की कोशिश कॉपी पर कीजिए, समझ करके लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन अब तो ईजी हो गया है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज़्यादा टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आपको क्या देखना है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे सबसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमको सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन सब का आप याद रखें, जो कि 12th में जो भी टॉपिक्स है उसका यूनिट और डायमेंशन याद रखें। ये चीज़ें सबसे पहले, फार्मूला जितना है उसको याद रखें, जो भी आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टैकल करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप याद रखें। और आप क्वेश्चन बैंक की सहायता से, गैस पेपर की सहायता से देखें उस पर किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देख लें, ठीक है। उसको आप जहन में रखें, उससे उसी के इर्द गिर्द आप लोग पढ़ाई करें। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हो गई। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में
आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस को दिमाग में रखें कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे इसको टैकल कर पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा। देखें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लोग देखें। तो ये चीज़ है, हम लोग अभी प्रॉपर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस कारण से हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले 12th के टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कंपटीशन के बैच को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग नीट और कंपटीशन लेवल के सवाल को करेंगे, IIT और नीट लेवल के सवाल को करेंगे। तो हम लोग अभी प्रॉपर बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड की पूरी थ्योरी को हम यहाँ पर लाएंगे, ऑलमोस्ट सारे थ्योरी हम पढ़ाएंगे बोर्ड में, जितने भी थ्योरी आएंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको जो बताया गैस पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक, उसकी सहायता से आप देखें किस छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में आता नहीं है, बिहार बोर्ड की जहाँ तक बात है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कीजिए, जैसे कि जो हम करवा रहे हैं उसको कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करते रहिए। तो मेनली है कि आपका थ्योरी जो आपने पढ़ा उसको कैसे आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, एग्ज़ाम में लिखिएगा तभी आपको मार्क्स देगा। तो अच्छे तरह से आप लिख पाते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आप लिखने की भी कोशिश कीजिए, जो कि आपके लिए बेटर होगा। बच्चा क्या करता है, कंपटीशन के चक्कर में अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है सही तरह से, जिसमें मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स कम आते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग सेंटअप कैंडिडेट आप हो गए होंगे। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ उसको लिखने की भी कोशिश कीजिए, आपके लिए बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।